अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पीटी रीडिंग की कुछ ग्रामर रूल्स के ऊपर, उनको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या उनकी एप्लीकेशन है, हाउ आर दे यूजफुल, एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ द नंबर्स दैट आर बीइंग एडेड इनटू द ओवरऑल रीडिंग सेक्शन जो आपके कंट्रीब्यूट करता है आपके रीडिंग के नंबर के अंदर। बाकी सेक्शंस की बात नहीं करूंगा अभी स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर। तो इफ यू आर समवन who are consistently struggling in finding out some strategies, useful strategies in the reading section of your PT test, then this video is going to be for you. It might be a little longer than my usual videos, but I think it will be more beneficial for you. So stick to the end, and I hope it will be beneficial. So let's get started. All right, so let's start with the marks distribution, and first I will talk about that, और उसके बाद फिर हम जाएंगे rules के ऊपर. So marks distribution जो है वो बड़ी fairly simple है, और आपने multiple times पहले भी इसको sort of जो है वो explore कहीं ना कहीं ज़रूर किया होगा. अब आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास 26 मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं रीडिंग राइटिंग वाली फिल इन द ब्लैंक्स से, जो आपको पहले आती हैं, जिसके अंदर आपके पास इस तरह से ड्रॉप डाउन आता है और आप उस एरो पे क्लिक करते हो तो यू हैव 4 ऑप्शंस देयर एंड यू सेलेक्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स. वहां से हमें 26 मार्क्स आ रहे हैं और ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है. रिमेंबर दिस इज ओनली द रीडिंग मॉड्यूल कंट्रीब्यूशन, यानी कि रीडिंग इन इटसेल्फ, रीडिंग में कितने नंबर ऐड कर रहा है. हम बाकी स्पीकिंग और इधर वाले क्वेश्चन की बात अभी नहीं कर रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, तो टोटल 54 है, जिसमें से 26 ऐड कर, और 18 नंबर जो हैं वो आपके दूसरी वाली रीडिंग से ब्लैंक से आ रहे हैं, जिसमें आप आपके पास नीचे ऑप्शंस गिवन होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, एंड यू जस्ट पिक एंड चूज, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं. तो अगर आप अभी फिलहाल लेट्स से कि हम ये 10 नंबर जो कि रीऑर्डर पैराग्राफ और एमसीक्यू से आ रहे हैं, इनको अगर हम साइड पे भी रख दें तो हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट है, 44 मार्क्स हैं, जो कि सिंपली आपको रीडिंग सेक्शन जो है वो रीडिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमने इनको सॉल्व करना है और अच्छे से सॉल्व करना है. प्रॉब्लम आता है कि चलो रूल्स तो हैं वो तो साइड पे कर देते हैं ना. आई थिंक जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो ये है कि कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा सा इशू होता है, इंसान को समझ नहीं आती पढ़ते हुए कि इसमें क्या वर्ड आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते. तो आई थिंक मैं जब भी सजेस्ट करूंगा और मैं अभी भी करूंगा, देखो दो चीजें हैं जो कि सॉर्ट ऑफ प्री रेक्विजिट हैं. उनमें से एक तो ऑब्वियसली आपका कॉन्टेक्स्ट है और दूसरा वो कैब है. इनका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है. मैं ये पहले भी मेंशन कर चुका हूं और मैं आज की भी वीडियो में ये चीज करूंगा कि बोथ दीज टू थिंग्स आर लाइक द प्री रेक्विजिट फॉर डूइंग गुड इन रीडिंग. आप इनको एस्केप नहीं कर सकते इन रूल्स की वजह से, क्योंकि अगर लेट्स से मैं आपको कोई रूल बताता भी हूँ और उसमें 4 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन हैं, और तीनों के तीनों ऑप्शन उसी एक रूल पे फॉल करते हैं, तो जो एंड पे बेस्ट चॉइस होगी वो बेस करेगी आपकी वोकैब के ऊपर कि आपको इन चारों के मीनिंग आते हैं कि नहीं आते हैं. दूसरा, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है. कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये कि जिस पैराग्राफ जिस चीज की बात कर रहा है वो बात आपकी आपकी समझ में आ भी रही है कि नहीं. आपने उस समझ के हिसाब से जो है वो बेस्ट सुटेबल आंसर सेलेक्ट करना होता है. हो सकता है कि वहां पे जो चारों ऑप्शन हो वो ग्रामेटिकली चारों के चारों ठीक जा रहे हो, लेकिन कॉन्टेक्चुअली जो है उनमें से कोई एक ही वर्ड होगा जो कि अप्रोप्रिएटली जा रहा होगा. और खास तौर पे ये जो पहले वाली रीडिंग राइटिंग वाली ब्लैंक्स है ना, इसके अंदर वोकैब का जो है वो बहुत सॉलिड रोल है. तो आप ना तो वोकैब को इग्नोर कर सकते हो ना कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर सकते हो. सॉर्ट ऑफ दीज टू आर लाइक द किंग्स ऑफ योर रीडिंग, एंड रूल्स विल हेल्प यू in going for the calculated guess, but you have to work on these two things as well, and this will come with practice. Obviously vocab कैसे improve कर सकते हो, अपने वो वर्ड्स कॉमन याद करो. जब आप प्रैक्टिस करते हो उसमें देखो कि मुझे किन वर्ड्स का मीनिंग नहीं आ रहा, कौन से वर्ड जो हैं वो रेपिटेटिवली बार बार आ रहे हैं, उनको लिख लो, उनको याद कर लो, ताकि दोबारा अगर वो वर्ड कहीं आए तो आपको पता हो. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि हर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में कहीं ना कहीं आते हैं. आप उन वर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको मिल सकते हैं. आप एप्लीकेशन जहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो उन एप्लीकेशन के थ्रू भी मिल सकते हैं, और किसी भी इदारे से जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको कोई ना कोई वोकैब लिस्ट प्रोवाइड जरूर करेंगे. जैसे हम भी अपने स्टूडेंट्स को एक वोकैब लिस्ट जरूर प्रोवाइड करते हैं. वो वाले वर्ड्स होते हैं, वो 70-80 वर्ड्स जो कि हर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में कहीं ना कहीं रेपिटेटिवली आते ही आते हैं. तो अगर आप 70-80 वर्ड्स, लेट्स से इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर आप उनको समझ लेते हो, उनको यूज करना शुरू कर देते हो, तो आपको काफी हद तक जो है वो फायदा हो जाएगा और जो स्ट्रगल आप कर रहे हो वो कम हो जाएगी. ठीक है, बट this video is primarily because is focused on the rules, so I will talk about it, but I just wanted to reiterate this point that you can't neglect these two elements and you have to work on these two as well. ठीक है, so let's move on towards the next part. सबसे पहले जिस रूल की मैं बात करूंगा, फर्स्ट ग्रामर रूल, वो है हमारे पास के इफ आर्टिकल्स का रूल. आर्टिकल के रूल के अंदर, अब आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये एन, ए और दी, ये तीन वर्ड जो हैं इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं.
रूल ये सजेस्ट करता है कि जब भी आर्टिकल में से कोई आए आपकी ब्लैंक से पहले, इट विल बी फॉलोड बाय अ नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक आर्टिकल है उसके बाद ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक के अंदर या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि नाउन और एडजेक्टिव होता क्या है। तो नाउन बेसिकली इज अ नेम प्लेस थिंग। आपको पता है कि आइदर इट कैन बी अ नेम, अ प्लेस, अ थिंग, किसी भी चीज का नाम, और इट कैन बी एन आइडिया एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अहमद, प्लेस कुड बी like Lahore, thing could be like chair, and idea could be like dream। ठीक है, ये जो है ना ये हमारे पास नाउन है। कोई भी ऐसी चीज जो नाम, चीज, जगह जो भी है, इट्स सिंपली अ नाउन। और व्हाट्स एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज समथिंग व्हिच एड्स वैल्यू टू द नाउन। अगर आपके नाउन में कोई भी वर्ड जो है वो उसकी क्वालिटी में एडिशन कर रहा है या उसकी क्वालिटी को स्पेसिफाई कर रहा है, उसको हम जो है वो एडजेक्टिव बोलते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इज अ बॉय, रोहन इज अ बॉय। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो बॉय है, दिस इज नाउन। अब अगर लेट से हम दोबारा से थोड़ा सा स्विच करते हैं और हम इसी में ऐड करते हैं कि रोहन इज अ clever boy. Now, what we did is by specifying that he is a clever boy, this clever added value to the noun. उसने बताया कि ये कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक clever लड़का है। तो because the word is adding value to it, and we call this adjective. So adjective is any word that is going to add value to your noun। ठीक है, so noun की quality को specify करे, उसकी quality को enhance करे, this is going to be the adjective। तो अगर आपके पास कभी भी ब्लैंक्स के अंदर, ब्लैंक से पहले अगर आपके पास आर्टिकल आता है, चाहे वो ए हो, दी हो या फिर एन हो, उसके बाद या तो आपके पास नाउन आएगा, और अगर उस ब्लैंक के बाद नाउन है तो प्रोबेबली उस ब्लैंक के अंदर कोई ना कोई एडजेक्टिव आने वाला है। Again, remember that this might not be applicable for all in all the cases. There are certain exceptions and all that, but majority of the time this is going to help you a lot। और लेट्स से कि उस तरह से फिर भी चूज करना पड़ता है आपको मल्टीपल ऑप्शन में, पर अगर आप इस तरह की सेंस यूज करोगे ना, तो उससे होगा ये कि आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे, और उन लिमिटेड में से ऑप्शंस में से गैस करने की प्रोबेबिलिटी जो है, सही करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगी। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ लिटिल हेल्पफुल फॉर यू। सो आई होप दिस इज फाइन। ओके, next let's move to the further the breakdown of it। Now I just want to explain a little bit more in depth कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नाउन है, या फिर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एडजेक्टिव है। देखो, बड़ा आसान सा तरीका एक बताता हूँ। वैसे तो मल्टीपल तरीके हैं इसके, हर बंदा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आपको सजेस्ट करेगा, हर टीचर जो है वो डिफरेंट तरीका सजेस्ट, और मतलब ऑल ऑफ देम आर रियली गुड, बट आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपलर थिंग कि अब देखो, जब हम किसी भी चीज के साथ उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं ना, तो वो वर्ब होता है। नाउन इज समथिंग जिसके साथ हम उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी बॉय की, अब हम उसको बॉयड या हम उस तरह से उसके आगे ईडी नहीं लगा सकते, हम उसकी नेक्स्ट फॉर्म नहीं बना सकते, हम उसके साथ ऐसे ही सिर्फ लगाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर नाउन। एनी वर्ड जिसकी आप उस तरह से ईडी के साथ फॉर्म नहीं बना सकते नेक्स्ट, वो कभी भी आपका जो है वो सॉर्ट ऑफ नाउन नहीं होगा, वो आपका वर्ब होगा। तो ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि ये नाउन है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन इज अ वर्ड। नाउ हम इसको कोई पॉपुलेशन नहीं लिख सकते या इस तरह का कुछ चीज नहीं कर सकते, हम इसको कन्वर्ट, वी विल यूज इट लाइक दिस, दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, और हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह डिस्टॉर्शन, ठीक है, आप इसके आगे वो नहीं लगा सकते। दूसरी चीज, कॉमन चीज ये नोटिस करो कि इन दोनों के एंड पे TION और TION आ रहा है। तो एक चीज तो ये हो गई कि यू कांट मेक इट with the next form, and the other thing is that it has this shun sound at the end of it, so it's basically a noun. Secondly, the environment is also a noun, and it has meant, and we have a sort of consistent which is also a noun। तो हमारे पास एक और जो रूल थोड़ा सा बनता है वो यहाँ पे ये बनता है कि if the ending is with NT, it is also going to be
अ नाउन। बट देखो दोनों चीजों करके देख लेना, एक तो ये कि पहले देख लेना कि क्या मैं उसके आगे ईडी वगैरह लगा सकता हूँ कि नहीं, उसकी नेक्स्ट फॉर्म बन सकती है कि नहीं, अगर तो नहीं बन सकती इट्स गोइंग टू बी अ नाउन। दूसरी चीज ये देख लेना कि उसकी एंडिंग्स क्या इन दोनों में से कोई एक है। वैसे इसके ऊपर आप इतना ज्यादा रिलाई उस तरह से नहीं कर सकते हो बिकॉज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन इट, और इस तरह की और भी एंडिंग्स हैं जो कि नाउन के ऊपर जाती हैं, तो उन सबको याद रखना और एग्जाम में उस वक्त फास्ट पेस के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करना जो है ना वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो थोड़ा अप्लाई करके देख लेना, जरा प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये इस तरह से जो है वो आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम आएंगे उसके ऊपर, हमारे पास ये मिसिंग था अगर हमारे वर्ड की एंडिंग एल वाई से हो रही हो तो उसको हम नॉर्मली जो है वो कैटेगराइज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। ठीक है? फ्रेंडली, स्मार्टली। ठीक है? अगर तो देखो वो नाउन के साथ सिंपल वर्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली वो वैल्यू ऐड कर रहा है तो है, लेकिन एक याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि अगर एंडिंग्स विद एल वाई है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम देन इट इज गोइंग टू बी योर एडजेक्टिव। ठीक है? ही इज अ फ्रेंडली गाय, ही इज अ फ्रेंडली, ही इज अ स्मार्ट ब्रदर, या जैसे भी आप कर सकते हैं, ही वर्क्स स्मार्टली। So I mean adding value to your noun, but the endings are with ly, it is going to be adjective. So इसके भी जो दो पैरामीटर्स हैं आपने दोनों को कहीं ना कहीं अप्लाई करके देख लेना। if there is a combination of those two then it's going to be adjective, and this is how you can identify कि उसके आपकी जो blank है उसके अंदर क्या आना है। Okay, next let's look at the example here. अब ये आपके पास एक fill in the blank है which is on the same difficulty level as you will see in the Pearson test in the real exam. Now first of all हमारे पास जो हमारा रूल है वो सजेस्ट ये करता है कि अगर हमारे पास ब्लैंक से पहले आर्टिकल आ जाए, ठीक है, तो हमने क्या लगाना है इसके अंदर, क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। ठीक है? प्रोबेबली अब हमने इसके अंदर नाउन करना है। अब हम थोड़ा सा इन चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखो कि स्लाइडेड के आगे हम इसको डिड कर सकते हैं, मतलब इसकी नेक्स्ट फॉर्म है इट्स लाइक इट्स नॉट अ नाउन इट्स अ वर्ब, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ऑल थ्री ऑफ देम आर नाउन। ठीक है? डिफेंस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, आप उसमें से कर सकते हैं। डिफेंस को आप डिफेंसिव की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो, उसका ऑब्वियसली अलग यूजेज हो जाएगा, लेकिन आप इसकी इस सिंपलर वर्ड को आप डिफेंस्ड उस तरह से आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है? सो व्हाट वी रियलाइज इज वी कैन माइनस वन ऑप्शन एंड देन वी आर लेफ्ट विद द थ्री ऑप्शंस, and this brings back me to the point where I just mentioned that even if you will minimize your options, still the choice is going to be based on the context of it. अब ये देखो कि वो कहता है कि distinguished by their ability to curl into a tight ball when threatened, a dash mechanism that has. कौन सा मैकेनिज्म है? डिफेंस मैकेनिज्म है, रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म है, या रेस्पिरेशन मैकेनिज्म है? ठीक है? अब क्या कर रहा है, थ्रेटेंड का वर्ड आ रहा है, यानी कि कोई जो हमारे ये प्रे हैं, हमारे रोली पोली बग्स जो हैं ये हमारे प्रे हैं, और इनको अगर कोई हंट करने आता है तो वो क्या, अब वो थ्रेटेंड फील करते हैं तो वो क्या करते हैं कि खुद को कर्ल अप कर लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोटेक्शन की सेंस में इन तीनों वर्ड्स में से सबसे ज्यादा जो क्लोज है वो कौन सा होगा? Of course it's going to be the defense, because reproduction is like producing more and respiration is entirely different thing. So what we have here, which is going with the text and which also allows us to follow the rule as well, is that we are going with the word defense mechanism. So this is going to be the correct answer. ठीक है? अब ये थोड़ी सी फास्ट पेस के साथ है, और ऑब्वियसली ये एग्जांपल रिलेटिवली अभी इजियर थी क्योंकि हमें तीनों के सॉर्ट ऑफ आंसर्स पता थे, और यही पॉइंट है, मैं फिर बार बार मेंशन कर रहा हूं कि अब मिसाल के तौर पे ये तीन अगर ऑप्शन हमारे पास मुश्किल वोकैब में होते और हमें तीनों के मतलब ना पता होते तो हम कभी भी इसके ऊपर से हम वो नहीं गैस कर सकते थे। हमें कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ जाना था, हमें ये भी समझ आ जाना था कि वो नाउन है कि नहीं है, लेकिन हम फिर भी गैस नहीं कर पाते अगर हमारी वोकैबुलरी जो है वो शॉर्ट होती। तो दिस इज व्हाई यू नीड टू लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। Alright, moving on to the second tip or the grammar strategy. If you get any blank after to, can, could, shall, should, will, would, may, might, must, and तो क्या होगा कि verb is missing in the sentence, और जो आपके पास blank है उसमें verb missing है, और उस blank से पहले ये आ गया है, पूरी blank का जो sentence है उसमें verb नहीं है और उससे पहले क्या आ गया है, टू आ गया है,
तो उसमें क्या होगा कि इन द सेंटेंस यू विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू आर गोना यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, you won't use the second or third form of the verb. ठीक है? Now look at this example. Let's consider this. First of all, वही वाला रूल हम दोबारा अप्लाई करेंगे. अभी क्या है, हमारे पास टू कहां पर आया है, हमारे पास टू इस जगह पर आया है. हमने इस ब्लैंक को गैस करना है कि इसमें क्या आता है. मैं भी आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ो और किसी तरफ जाओ, उस तरफ आपको कोई उसको अभी कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है. सबसे पहले ये है कि हमने कहा कि जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, तो आईएनजी वाली चीजें जो हैं हम सबसे पहले तो उनको निकाल देते हैं. तो डिस्टिंग्विशिंग यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पर इन्फॉर्म्ड नहीं आ सकता बिकॉज इट्स नॉट द फर्स्ट फॉर्म. इसी तरह से हमारे पास वर्स्ट नहीं आ सकता, ईडी लगा हुआ है. कंपेन नहीं आ सकता हमारे पास. एंड ऑब्वियसली अब हमने पहले वर्ब की से कर लिया, उसके बाद कंप्लाइंट इज अ नाउन, इट्स नॉट अ वर्ब. और टू के बाद क्या आना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे. एंगेज, डिस्ट्रीब्यूट. अब देखो एंगेज के साथ ईडी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो, एक्सटिंक्ट के साथ नहीं कर सकते हो, तो ये भी इट्स अ नाउन, वी कैन माइनस इट आउट. वी आर लेफ्ट विद four options. We are left with engage, distribute, gauge and clinch. Now here comes the understanding based on the context कि हमने यहाँ पे क्या लगाना है. In the art of arousing a customer's attention, now your keyword, sometimes by a bit of puffery, to dash the sales, to gather the sales. Basically यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आएगा जो कि उस सेंस में जा रहा है. Engage the sale, distribute the sale, गेज द सेल और क्लिंच द सेल. नाउ मैंने कहा कि गैदर द सेल, उससे मिलता जुलता ऑप्शन आना है. तो इन चारों में से जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल आएगा? जो सबसे ज्यादा सुटेबल वर्ड है वो यहाँ पर क्लिंच होगा. क्लिंच होता है वही गैदर की सेंस में, टू एक्वायर समथिंग. एक्वायर इज अ बेटर वर्ड टू एक्सप्लेन हियर. सो रादर देन गोइंग फॉर डिस्ट्रीब्यूट, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस में आ जाएगा. इंगेज किसी के साथ इंटरेक्ट करना, गेज भी किसी चीज को मैयर करने के सेंस में आ जाएगा. क्लिंच इज टू गैदर, टू एक्वायर दिस. सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्लिंच आ जाएगा. अब इन रूल्स को फिंगर टिप पे होने का फायदा ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन जो जहां इतने सारों में से गेस करना था, हमारे पास ऑप्शन कितने रह गए, सिर्फ 4 रह गए. और उनमें से फिर हमारी वो कैब ने थोड़ा सा हेल्प किया कि हमने उसके अंदर क्या करना है. ठीक है. इसी तरह लेट से आप पिछली ब्लैंक्स के ऊपर कुछ ऐसे होते हैं जो कि कोलोकेशन के ऊपर इंसान वैसे ही सिलेक्ट कर लेता है कि यार इसके ऊपर आना ही आना है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है कि सेल्स पीपल इज वेल डैश. हमें पता है कि वेल के साथ हमेशा वर्स्ट आता ही आता है, तो ये जो वर्ड्स है ये ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, तो वो हमारा वैसे ही माइनस हुआ है. ठीक है. लेकिन अगर हम रूल के मुताबिक चल रहे हैं तभी हम इसको माइनस कर रहे हैं. अब वेल वर्ड्स आना ही आना है, तो कुछ चीजें तो आपकी कोलोकेशन से ठीक हो जानी है क्योंकि आप बचपन से वो सुनते आ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं पता है, या आपने कभी पॉडकास्ट मूवी सुनते हुए देखा ही है कि वो हमेशा वेल के साथ वर्ड्स आता ही आता है, तो वो आप उसको उसी की बेस के ऊपर सेलेक्ट करोगे. तो ऐसे भी ऑप्शंस मिनिमाइज हो जाएंगे. जो पहले कोलोकेशन पे कर सकते हो उनको पहले कर लेना, और जो लगता है कि बाद में रह गए उनको फिर आप थोड़ा सा रूल्स के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेना. ठीक हो गया. Now let's move on towards the third, but before that I just want to give you another example here. This is from the reading writing वाला portion. क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरे वाला जो है वो तो थोड़ा आसान होता है, उसके अंदर हम माइनस कर सकते हैं. इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि क्या वो चीज़ें अप्लाई हो भी रही हैं कि नहीं, और इसके अंदर ऑब्वियसली ऑप्शन आ जाते हैं. अगेन मैं उस पॉइंट को बार बार रिट्रेट करता जाऊंगा, लेकिन खैर यहाँ पर देखो अब हमारे पास क्या है. हमने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास टू आएगा और उधर वर्ब मिसिंग है उस सेंटेंस के अंदर, तो वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है. अब सबसे पहले देखो कि इसमें हमारे पास हम इसको माइनस कर सकते हैं एक्सेस को. वी आर लेफ्ट विद 3 ऑप्शंस जो कि वर्ब की कैटेगरी में फॉल करते हैं. इनमें से कौन सा यहां पर आ सकता है? एंड अगेन यू विल रियलाइज दैट बाय रीडिंग दिस they may wonder what the artist is trying to say or how to dash to painting or a sculpture. So people are wondering what the artist is trying to say. अपनी आर्ट के थ्रू एक आर्टिस्ट क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, और how to dash to a painting on sculpture, और कैसे आप एक पेंटिंग या स्कल्पचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. हमारे पास यहाँ पर मैच, एंजॉय और रिलेट आ रहा है. हाउ टू मैच to a painting or sculpture. We are not trying to match to a painting or a culture. ऐसा नहीं है स्कल्पचर बना हुआ है, पेंटिंग बनी हुई है, आप जब जाते हो पेंटिंग देखने तो आप उसके साथ मैचिंग करने की कोशिश करते हो. You are not trying to
match with it. ठीक है, you are not only trying to enjoy it, obviously एंजॉय आ सकता था यहाँ पर, लेकिन पिछला कॉन्टेक्स्ट पिछली लाइन में बता रहा है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या है, ये मुझे क्यों पसंद आ रहा है, अगर ये पसंद आ रहा है तो व्हाट कैन आई रिलेट विद इट, व्हाई डू आई अंडरस्टैंड दिस, सो रिलेट इज गोइंग टू बी द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हियर एंड वी आर गोना पुट इट देयर एंड यू विल हैव 1 मार्क फॉर दिस फिल इन द ब्लैंक, राइट। सो वंस अगेन यू मतलब देखो, हाँ, मैं इसलिए अक्सर स्टूडेंट पे कहता हूँ कि बजाय के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इस चीज़ पे शो करने के कि मुझे सारे रूल जो हैं वो बाय हार्ट याद हों और उनकी मुझे एप्लीकेशन भी दिखे और ये भी हो। देखो, जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं, जब भी हम इस तरह की ग्रामर की बात करते हैं ना, तो लाइक इट्स अ वास्ट रिवर, यू कांट जस्ट पिन पॉइंट सर्टेन थिंग्स एंड यू वुड एक्सपेक्ट देम टू बी लाइक दैट एवरी टाइम, there is going to be variations in that. So instead of focusing simply on that part, I'm not saying you don't need to focus on that part, you do focus on that part, but alongside you keep on focusing on your vocabulary as well, simple as that. Okay, so rule number 3 is कि अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस के अंदर is, am, are, was, were आ रहा हो और वो एक्टिव सेंटेंस है, तो उसके बाद वाली जो ब्लैंक है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और अगर हमारे पास जो है वो पैसिव वॉइस में होगा तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसका यूजेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो टू आर नाउ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो आर इज एम आर, ऑब्वियसली ये यहाँ पर हमने गैस करना है कि क्या आना है। अब हमने क्या कहा था कि अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। So researchers collaborating with the tribes are now dash into the plant's potential respecting the traditional knowledge while dash जो भी है आगे वाले का मैं नहीं पता, but we realize that this sentence is in the active voice, so what we're gonna put here is ing वाली चीज, ठीक है। जो भी ऑप्शंस तुम्हारे ing के अलावा हैं उनको फटाफट माइनस कर दो। Okay, so we are left with delving, generating, promising, raising, exploring. अब researchers collaborating with the tribes are now dash into the plant's potential, are now getting into the उसके अंदर वो जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हमें हेल्प करेगा कि researchers collaborating with the tribes are now dash into the plant's potential respecting the traditional knowledge, जो पहले वाली नॉलेज है उसको भी वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसको नए को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लोरिंग, रेजिंग इनटू द प्लांट्स पोटेंशियल जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है, हम इसको माइनस कर सकते हैं। प्रॉमिसिंग इनटू द प्लांट्स पोटेंशियल, अगेन कोलोकेशन इजंट जस्ट एडिंग अप एंड इट्स नॉट द मीनिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर हियर। जनरेटिंग इनटू नहीं कर रहे, उसको थोड़ा सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर वाली सेंस में ही आएगा, या फिर उसको उसमें घुस रहे हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं, तो हम इसको भी माइनस करेंगे। दो ऑप्शन जो है ना वो बड़े सॉलिड लग रहे हैं, या डेल्विंग या फिर एक्सप्लोरिंग, ठीक है। अब देखो एक चीज के अंदर जब हम घुस रहे हैं ना, उसके अंदर घुस रहे हैं तो हम उसके लिए डेल्विंग का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर इज लाइक वी डोंट नो what will happen and we are trying to find all the possibilities. Now we know something but we want to get into this कि यार इसके अंदर क्या है and how this works on operate, then we will obviously go for the word delving because that is more appropriately sounded here and उसकी जो सेंस है उसमें ये ज्यादा सॉलिड तरीके से जा रहा है। So what they are really doing is collaborating with the tribes are now, अब उनको पता है कि इसको एक्सप्लोर करना है, वो ऑलरेडी उन्होंने कर लिया हुआ है, अब वो वहाँ के इंडिजिनस लोग, वहाँ के ट्राइब के लोगों से जो है वो मिलकर कोलैबोरेट करके उसके अंदर घुस रहे हैं। So what they are doing is they are delving into the plant's potential respecting the traditional knowledge, and this is how it is being done. So these were the major, obviously this is not the exhaustive list of all the rules that will be applicable in the PT reading section, लेकिन ये कुछ मेजर हैं and I'll make sure to add other rules in the coming videos as well, otherwise ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो इन 3 रूल्स को जो है वो सबसे पहले प्रैक्टिस करो, इनको दोबारा से देखो और फाइंड आउट करो कि कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, एंड पुट a lot of effort in that. And as I've already mentioned throughout the video many times, that you also need to consistently working on your vocabulary and on the context information as well, on learning how to understand the context as well. So I will add the other videos inshallah soon, and I hope this was helpful. If you did find it helpful, please follow and subscribe Edify Group of Companies.